बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके घर में आपके साथ मौजूद हैं और आपका इंटरव्यू काफ़ी अरसे से पेंडिंग चला आ रहा था, तो इस मरतबा मेरा लाहौर आना हुआ और मेरी पहले से ये थी कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपका इंटरव्यू करूं। तकल्लुफ़ कोई नहीं होता, इंटरव्यू में गुफ्तगू होती है, तो मैं इसी बेतकल्लुफ़ी का फ़ायदा उठाते हुए आपको भाईजान कह के मुखातिब करूँगा। ठीक है, जी वैसे जी भी जी आप भाईजान हैं। और फिर हम बातें करेंगे माजी सी। आपका तारुफ़ मेरे तक इस तरह से, आपकी दो किताबें मेरे तक पहुंची। आखिरी आवारगी शेरी मजमूआ है और गुलाबी ख़तों के सरनामे, ये भी गज़लियात हैं। तो ये दो किताबें आप तक मेरे तक आपकी पहुंची और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मुझे सलाहियत अल्लाह ने दी है पढ़ने की, तो नज़मों के ज़रिए मैंने आपकी ज़ात को थोड़ा सा जानने और पहचानने की कोशिश की। तो मुझे एहसास हुआ कि अशार के अलावा भी बहुत सारे मैदान ऐसे हैं जो आपने सर किए हुए हैं, बहुत सारे एरियाज़ आपने कवर किए हुए हैं। तो मैंने सोचा फिर आपसे बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू हो, ज़ूम की बजाय मैं ख़ुद कभी आऊँ लाहौर तो आपसे मुलाकात हो, फिर आप किससे बैठ के हम वो इल्म और हिकमत और फ़िक्र की बातें समझें और सीखें कि जिसकी ज़रूरत है आज। तो मैं चाहूँगा हम बिस्मिल्लाह इस तरह करते हैं, आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ अपने ख़ुद ही करवाइए, फिर हम आगे गुफ्तगू को लेके चलते हैं। शुक्रिया नईम। मेरी उम्र अब तो 70 साल हो गई है। माशाल्लाह। नवंबर 54 में पैदा हुआ था मैं एक गांव में, तहसील गुजर खान नज़ीराबाद। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। मेरे वाले साहब एक औसत दर्जे के कारोबारी थे और लेकिन मुझे अपना लिया था मेरे मामू ने जो बे औलाद थे। तो वो मुझे फिर 7वीं जमात के बाद लाहौर रहते थे वो, तो मुझे लाहौर ले आए। तो मैं अपनी ममानी और मामू के पास पला बड़ा। यहाँ आरे बाज़ार का जो आबद मजीद हाई स्कूल है, यहाँ से मैंने मैट्रिक किया। इंटरमीडिएट मैंने किया इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड से। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की। उसी दौरान मैं अखबार में काम करता रहा। रोज़नामा सियासत उस ज़माने का अखबार होता था, असर चौहान साहब निकालते थे। ये किस दौर की बात? ये 73 से लेकर 77 तक। ओके। ये पीपल्स पार्टी का अनऑफिशियल ऑर्गन कहते थे इसको। जी जी जी। तो फिर इसके बाद कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी में रहा मैंने। इन द मीन टाइम पंजाब को जो मुकाबले का इम्तहान था, जिसको आजकल प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं, जी जी, वो दे दिया। अगर मेरा मूड तो नहीं था, मैं तो सहाफ़त को एज कैरियर अपनाना चाहता था, लेकिन सहाफ़त में मैंने कुछ हालात ऐसे देखे कि वो मेरी इंटेग्रिटी की से वो मुताबिकत नहीं खाते थे हालात। तो फिर मैंने मेरे दोस्तों के मजबूर करने पे, और आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज का दस्तूर भी यही है, वहाँ से जो पढ़ता है वो सिविल सर्विस में जाता है। जी जी, उस ज़माने में तो कम से कम यही था। जी तो मैंने पहले पंजाब गवर्नमेंट का ये किया और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 साल रहा। इसके बाद फिर मैंने सेंट्रल स्पिरिट सर्विस का इम्तहान पास किया, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में रहा। लेकिन मेरा मोस्टली मैंने काम किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और ट्रेनिंग असाइनमेंट से काम किया और एक कॉरपोरेशन में। ये इस तरह तो मैं तकरीबन 10 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। और मेरा जो दूसरा पैशन है वो है तदरीस। माशाल्लाह। तदरीस का ये है कि मैं 17 ग्रेड से पढ़ाता हूँ, जो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं सरकारी, जिनको मतलब लेक्चर वगैरह देता था। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा शौक़ ज़्यादा हुआ, तो फिर मैं यूनिवर्सिटियों में शाम को पढ़ाना शुरू हो गया एज ए विजिटिंग फैकल्टी। तो ये शौक़ जारी था। फिर मैंने कुछ अर्सा एज ए कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूएसएड के प्रोजेक्ट पे भी काम किया। जी जी। तो शायरी किसी ज़माने में जवानी में करते थे, फिर छोड़ दी और फिर अब दोबारा शुरू की। तो इन द मीन टाइम जो मकतबा दास्तान और हिकायत के जो मुदीर थे इनायतुल्लाह साहब, जो इत्तेफाक से मेरे ससुर भी हैं, अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम तारीख़ी नावल लिखो। तारीख़ी नावल उनका आपको पता है मैदान था। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हें कौन सा रूरल पसंद है? जी जी। मैंने कहा जी अगर तो आप सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो मुझे टीपू सुल्तान पसंद है। उनका फिर रिसर्च करो उसके ऊपर और ट्रैक बनाओ नावल का। तो वो किस तरह उनके रसाले में मेरा नावल शाया हुआ। फिर इसके बाद 2 वॉल्यूम में वो, इसके बाद उसका नाम था आस्तीन के साम। आस्तीन के साम, जी ठीक। तो इसके बाद फिर मेरा लिखना लिखाना मौकूफ़ हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस जो है वो अपना जो काम था सरकारी उस पर करना चाह रहा था। दिन को मैं
दफ्तर में काम करता था, शाम को यूनिवर्सिटी में होता था। अच्छा। तो फिर शायरी जो है मेरी छूट गई। और शायरी का तो मसला ये है ना कि ये इसमें मतलब आपकी मर्जी नहीं होती, ये तो आपको पता नहीं चलता कि मतलब मैंने बड़ी दुआएं मांगी कि या अल्लाह मेरा मुझे वापस कर दे, ये मेरी फ़न जो है। मैंने बल्कि काबे के सामने मकाम मुल्तज़िम पे खड़े होकर तो दुआ की कि गम का मौसम भेजने वाले जी। अशकों की बरसात भी दे, दिल को दर्द की दौलत दी है, लफ्ज़ों की सौगात भी दे। माशाअल्लाह। लेकिन वो कोई ख़ास बात नहीं बनी। रिटायरमेंट के बाद फिर जाके तो ये हुआ कि ऐसी बरसात हुई कि वो संभालनी मुश्किल हो गई। वो अल्लाह ने कबूलियत का लम्हा हाँ, आपके पास वो रखा। कबूलियत जो है वो, लेकिन कबूलियत हुई 8-10 साल के बाद। मैं वो कह रहा हूँ कबूलियत का लम्हा उसने अपने पास रखा। हाँ, अपने पास रखा। कबूल होगी है, हाँ। बट अप्लाई कब होनी है ये हाँ, उसने डिसाइड करना था। ऐसे ही है। ऐसे ही माशाल्लाह। तो आपका जो टीचिंग का भी पैशन रहा है और एक प्रैक्टिशनर भी हैं, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी आपका तजर्बा है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, तो ये जो यूनिक थ्योरेटिकल और ऑपरेशनल एबिलिटीज़ का मर्ज हो जाना एक शख्सियत के अंदर, ये नेमत से कैसे मुस्तफ़ीज़ हुए? अल्लाह पाक ने कैसे किया था? कब ये शोर आया कि मुझ में अल्लाह पाक ने ये दोनों नेमतें रखी हैं? ये तो शुरू में ही, नौकरी शुरू होते ही किसी ने महसूस किया कि ये काम मैं कर सकता हूँ, किसी सीनियर ने। तो उसके बाद मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि ये पुरलुत्फ़ काम है। तो वो ऐसे हुआ कि इसका ये फ़ायदा बड़ा होता है कि जब आप प्रैक्टिशनर भी हों और एकेडमिशियंस भी हों, तो आपके सामने जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट नहीं पिक करते, उसके पीछे जो आपका तजुर्बा होता है और आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो जब उनको साथ शेयर करते हैं दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके, तो वो लोग मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं और उनको बड़ी अच्छी तरीके से वो बात समझ आती है। तो ये मेरी कामयाबी की वजह भी शायद यही थी कि मैं प्रैक्टिशनर भी था, मैं एकेडमिशियन भी था, और दोनों चीज़ें जब ब्लेंड हो गई तो अल्लाह ताला ने करम किया। और ये आपको ब्रिज भी बना देते हैं बिटवीन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है जी, और एकेडमिक्स का करिकुलम क्या डिज़ाइन ये करना बड़ा ये असल में बेसिक चीज़ यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो बात की कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो क्या देखती है, क्या सोच रही है। आपको बताओ, एकेडमिशियंस उतना फॉरवर्ड नहीं सोचते जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड सोचती है। उसको पता होता है कि आज से 10 साल बाद मिड टर्म प्लान है उनका, लॉन्ग टर्म प्लान है, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। तो वो जो सोच रहे होते हैं ना, वो हमारे मुल्क को शायद रिवाज नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सेक्टर है उसके साथ कोलैबोरेट करके ये बताना चाहिए कि आज से 10 साल बाद हमारी ये ज़रूरत होगी, आप जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत पुरानी चीज़ है। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आदमी कॉर्पोरेट का प्रैक्टिशनर है तो वो खुद भी ब्लेंड कर सकता है, बच्चों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटियाँ इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें अपनी जो करिकुलम है, उसकी जो क्राफ्टिंग है, उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ कंसल्ट करके, तो वो उसके बड़े फ़ायदे हैं। सर इसमें जैसे आप टीचर भी रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, साथ में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, बट अपनी ज़ात को, अपनी सलाहियतों को डिग्री लेने के बाद वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पिच नहीं कर पाते। एक होती है पर्सनल ब्रांडिंग, आपने अपने सलाहियतों को सेल करना होता है इंटरव्यू। हाँ, अपने आप को सेल करना होता है। एक होती है बैगिंग। हमारे अक्सर कैंडिडेट जो आते हैं वो आके अपनी मजबूरियां बता के कोशिश करते हैं कि जॉब ले लें। असल में उसकी वजह जो है ना, वो कैंडिडेट नहीं है जी, आपने उसमें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होने दिया। हमारे हम मेरिट का तस्वुर जो वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए। जी। एक कंपेटिटिव जो दुनिया है, जो मुसाबकत की दुनिया है, उसमें एक मेरिट का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे फिर सेठों ने महसूस किया कि नहीं, हमें तो पढ़े लिखे लोग चाहिए जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। आपको पता है ना, अब भी जो सबसे बड़ा पेइंग प्रोफेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, जो कॉरपोरेशंस को बताती है कि आप अपने जो री इंजीनियरिंग करें, जो अपने प्रोसेसेस है, ये कॉस्ट कटिंग करें, ये नई चीज़ लोगों को अपनों को बताएं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ सकती है। हमारे यहाँ एक तो ज़्यादा डोमिनेंस जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की है। गवर्नमेंट सेक्टर इज लीस्ट बॉदर्ड कि भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपको पता है ये सारे सिर्फ यूनिट आपके सर पर सवार है, ब्लीड कर रहे हैं आपकी इकॉनमी। तो ये मसला है। फिर वहाँ पे सिफारशी भर्ती होते हैं, वो आपने अपने आंखों से देखे हैं, PIA का बेड़ा गर्क हुआ, स्टील मिल का बेड़ा गर्क हुआ, बैंकों का बेड़ा गर्क हुआ। तो वो आपके यहाँ लोगों को ये पता है कि मेरा जो पर्सनल वो है वो नहीं बिकेगा, मेरा जो वो हाथ फैला हुआ है वो शायद बिक जाए।
और फैला हुआ हाथ भी नहीं होता, बल्कि वो फिर ग्रीस करते हैं अगले की पाप को, वहाँ पे मुट्ठी गर्म करते हैं। तो इसके बाद आपको पता ही है नौकरियां किस तरीके से सियासतदानों ने बेची हैं। ऐसे ही हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने बल्कि मैं तो हैरान रह गया कि मैंने स्टील मिल का एज पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग इन नेशन डिफेंस कॉलेज, NDU नेशन डिफेंस यूनिवर्सिटी में, तो वो हमने उसका किया एवेल्युएशन स्टील मिल का। तो पता चला जी कि स्टील मिल में अगर आपका जो खर्चा है सामान खरीदने का 80 रुपये, 20 रुपये उसको यानी बनाने में लगते हैं, 100 रुपये की अगर आपकी कॉस्ट है तो उसको 150 रुपये का तो बिकना चाहिए ना, वो आप उसको 80 रुपये का बेच रहे हैं। अच्छा। और बेच भी रहे उस बंदे को रहे कि जो आपका अपना बंदा है। तो फिर वो स्टील मिल, ये सारी ये पॉलिटिकल डिसीजन है ना, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं बल्कि करप्ट पॉलिटिशियंस के डिसीजन है। तो वो जो है इसमें फिर जो एक आम आदमी जो नौकरी की तलाश में जाता है, वो मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक कलीग था, वो कराची का था, उस इस्लामाबाद उसकी पोस्टिंग हुई। तो उसने कहा यार मैं कराची जाना चाहता हूँ। मैंने कराची में स्टील मिल में मेरी जान पहचान है। मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, उनका भेज दें। वो गया, उसने कहा जी काम क्या होगा मेरा? उसने कहा काम तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आंखें बंद करके दस्तखत करना है, पढ़ना नहीं है तुम्हें। तो उसने कहा जी मैं आपको ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये इसलिए आपका बासलाहियत नौजवान जो है वो डिसग्रंटल हो जाता है। उसको फिर ढूंढता है कि ये मेरे हल्के का जो MNA है, अगर ये गवर्नमेंट पार्टी का है तो ये मेरी हेल्प कर सकता है, अगर अपोजिशन का है तो अपोजिशन की, इसलिए तो यहाँ पर किसी को नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मसला है कि आपकी हम मेरिट नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो यूथ है या हमारा जो नेशनल टैलेंट है वो सर्वाइवल फेज में है, स्ट्रगलिंग फेज। ओके ठीक है। वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, लेकिन वो देखे ना, हर कोई इस कोशिश में है कि बाहर चला जाए ताकि उसको इंसाफ के उसकी सलाहियतों के मुताबिक जो वो काम मिले। मेरा बेटा जो बाहर से इसलिए आ गया कि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो इसने कहा मैं बाप को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने तो कहा था मुझे अपने पाँव की जंजीर मत बनाओ, जहाँ मुस्तकबिल है। लेकिन बच्चे इसी तरह करते हैं कि वो तालीम हासिल करने जाते हैं, वहाँ से उनको काम करने का वीज़ा मिल जाता है, फिर वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इसलिए कि अपने मुल्क में लोगों को कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, और मुस्तकबिल इसलिए नज़र नहीं आता कि आपके इंसाफ नहीं है। मेरिट के ऊपर आप फैसला नहीं करते। आप कहते हैं कि जी जो जिसकी जितनी बड़ी सवारिश है या जो जितना पैसे दे सकता है आप उसको अच्छी पोजीशन पे। तो ये मतलब मुझे ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन नॉलेज में है, हर किसी को पता है। तो कॉमन हो गया ना, इतना कॉमन हो गया कि कॉमन नॉलेज हो गया। सर ये बताएं, आप NGO सेक्टर में भी काम किया है, उनके काम करने का अंदाज़, उनके काम करने के अंदाज़ का हमारे मुआशरे पे क्या असर है, वो तजर्बा थोड़े से शेयर। वो देखें, वो तो बड़ा सीधा सीधा काम है उनका। पहली बात तो ये है कि मैंने एक अमेरिकन कंपनी में काम किया है जो USAID के प्रोजेक्ट कर रही थी। अच्छा, मैं उनका चीफ ऑफ पार्टी था और हमारा हेड ऑफिस जो था वो वाशिंगटन DC में था। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बॉस कौन है, क्योंकि वहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर है ना वो नहीं है, वर्टिकल नहीं है, वो बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हमारे यहाँ इसका तस्वर नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनमें मिनिस्ट्री को घुसाया होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और वो मिनिस्ट्री के हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। आपके इसलिए तो इदारे आपके तबाह होते हैं ना। तो वो उनका ये है कि वो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने जो चीज़ अचीव करनी है वो करनी है। आप बिल्कुल विद इन यानी जो लेजिटिमेट वो उसके तरीके हैं उसके अंदर है कि आपने वो अचीव करना है। वो आपको अपने बॉस को सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू, वो रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये है कि भी वो उनको कोई मसला नहीं है, आप यहाँ बैठ के काम करें, आप लंदन में बैठ के काम करें, आप इस्लामाबाद में, उनको इसका कोई इशू नहीं है। और उनको चाहिए कि भी ये चीज़ ये रिपोर्ट हमारे पास है। वो चाहते हैं कि काम पे फोकस्ड हो, काम करने वाला कौन है डजंट मैटर जी, एट लॉन्ग उसकी हायरिंग मेरिट पे करके फिर उसके बाद जी काम पे हायरिंग बिल्कुल मेरिट पे होती है इसकी। सर ये बताइए कि इसमें आपके ये दो, अब हम थोड़ा सा आपकी शायरी की तरफ आते हैं ना। एक तो आखिरी आवारगी है और गुलाबी ख़तों के सरनामे हैं। मुझे ये बताइए कि इन गज़लों का या इन अशार का दोबारा सफ़र कब कैसे शुरू हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे याद पड़ता है कि हमारे दोस्त बन गए नईम ज़रार साहब, एक शायर है जी, तो ट्विटर पे उन्होंने कोई अपना शेर लगाया, तो मैंने शेर का जवाब शेर से दिया। अच्छा। वो फ़ौरन मेरी तबीयत मौजूद हो गई, वो मेरे पीछे पड़ गए। जी, उन्होंने कहा कि ये तुम
ये तुमने क्यों नहीं शेयर, तुमने क्यों जी, नहीं जी। कहते। एक तो वो थोड़ा सा, फिर बाकी मेरे जो पुराने ज़माने के दोस्त हैं उनका याद तुम, बल्कि एक ने तो मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों ने कहा कि मैंने ऐसा कोई शख्स देखा जिसने अपना टैलेंट जो है इतनी बेदर्दी से ज़ाया किया हो जैसा तुमने किया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर यह है कि आस्ता आस्ता तबीयत भी मौजूद होती गई, दोस्तों ने सपोर्ट भी किया, साथ भी दिया, तो फिर ये संभालना मुश्किल हो गया ये। हाँ, यानी अल्लाह पाक ने वो कहते हैं ना हाँ, चश्मा रवां कर हाँ, दिया बिल्कुल आपको। बिल्कुल। मुझे बताइए, आपकी जो शायरी है, अभी हम सुनते भी हैं आपसे, बेसिक डायरेक्शन क्या है आपकी? अगर अशार को, आपकी अशार के ज़रिए आपको समझना चाहें या शायरी की डायरेक्शन को समझना चाहें। असल में मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, रोमांस तो थोड़ा बहुत हर शायरी में होता है, जी जी लेकिन जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है ना, जी जी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, जी जी, मेरा एक जो बुनियादी हवाला है वो वही है। वही है, ठीक है। आप इसमें देख लेंगे, आपने अपने दुख दर्द को अशार की शक्ल में अपने दुख दर्द के मुआशरे को दुख दर्द। मुआशरे को। तो मतलब अगर किसी की ज़बान बंदी है जी जी। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा दम घुट रहा है, तो वो है, ये मेरा बुनियादी हवाला तो मज़ामत है, ठीक है, सियासी मज़ामत। ठीक है। बाकी मतलब अच्छा, फिर ये होता है कि जैसे मतलब बीवियों को ये होता है कि यार ये तुम रोमांटिक पोइट्री कर रहे हो, ये कौन है जिसके लिए कर रहे हो। शायर का मसला ये होता है कि वो हर चीज़ उसकी ज़ाती वारदात नहीं होती। वो बाज़ को आपको शेर सुन के आप फड़क जाते हैं, कहते आप समझते हैं कि ये आपके लिए शायद कहा गया है। Exactly. होता भी ऐसे ही है ऐसे ही। कि वो अपनी वो दूसरे की जो कैफियत है वो अपने ऊपर तारी करके शेर लिख सकता है वो, लेकिन उसकी अपनी ज़ाती खुद की कैफियत नहीं होती। नहीं होती। हाँ, और बाज़ का रोमांस मजाजी भी होता है, उसकी बैकग्राउंड पे कुछ और मकसद होता है। हाँ, कैसे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मसला पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप शौरी कोशिश नहीं कर सकते कि मैंने ये लिखा। अच्छा, इसके लिए इल्हाम चाहिए होता है। ये वो बस पता नहीं उसको इल्हाम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि चलते चलते मिसरा उतर आता है। बस मुझे याद है मैं एकेडमी में था और ये मेरा उस वक्त ये जो है ना वो कहत का पीरियड चल रहा था। जी जी। तो रात को ऐसी तबीयत रवा हुई तो पहला शेर मेरा नातिया हो गया गज़ल का जी जी। कि एक पल के लिए उतरी थी सवारी उनकी, एक मुद्दत से मगर दिल का मकान रोशन है। अच्छा, अच्छा, ये मुझे पता है कि ये नातिया है, वो जो कैफियत थी मेरी। हाँ जी। मैं उसी वक्त कोई 3 बजे का टाइम था, मैं उठ के गया, वज़ू किया, फिर मैंने आपके आके अपनी गज़ल मुकम्मल की। तो ये आपको नहीं पता होता, ये आपके इख्तियार में नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं ना जी कि उतरता है, और यकीनन उतरता है, मैं आपको बताऊँ, इसके ये कोई बड़ी बात नहीं करते, कोई मुबालगा नहीं करते। तो आप देखें ना, ये 25, 30, 35 साल कुछ नहीं हुआ, हाँ जी, बिल्कुल। इक्का दुक्का हुआ। तो लेकिन ये है कि जब बरसात होनी शुरू हम होती कह सकते हैं जब उधर से याद करते हैं तो वो आप पे नाजिल होती है। आज ऐसी होता है, ऐसे ऐसी होता है। हाँ। मैं चाहूँगा मैं कोई नातिया कलाम से बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई आप सुनाएं अपने अंदाज में। बहुत सारे अशार शुअरा होते हैं, उनको शेर लिखने का ज़ौक़ होता है, पढ़ने का बड़ा मुश्किल होता है। ये एक अलग से मैंने देखा, एक नेमत और अल्लाह का फजल है। नात एक मैंने कॉलेज के ज़माने में शुरू की थी। ठीक। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, मुझसे नात कहना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। नात में आप जो शायराना आज़ादियाँ हैं ना, जी जी। वो उनको एंजॉय नहीं कर सकते। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अदब, हाँ, अदब गाहिस ज़ेरे आसमां आज़ाद नाजुक तक नफस गुम कर दमी या जुनैद और बाजुज़ीद, या वो वहाँ तो जुनैद और बाजुज़ीद की सांस रुक जाती है, तो हम क्या चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन ये कॉलेज के ज़माने में एक नात हुई थी। अच्छा, एक हुई जब मैं अभी उम्रे के लिए जा रहा था तो एयरपोर्ट पे शुरू हो गई थी, लेकिन मैं वो कॉलेज के ज़माने को सुनाता हूँ जिसको मैंने अपडेट अब आके किया, वो नामुकम्मल था। ठीक है। हयात सारी यकीनो गुमा की उलझन है, न हो यकीन तो किस काम का ये जीवन है। अच्छा, माशाल्लाह। मगर यकीन की मंजिल है धुंध में रूपोश, गुमानो वहम की दुनिया जहाँ में रोशन है। नहीं खबर कि ये कौनो मकान मस्कूना, शराब ज़ारे गुमा है कि दश्ते अमन है। फरेब है गम हस्ती की बेकरारी भी, दिलो निगाह की
फरियादो आहोजारी भी जी माशाल्लाह। बजा कि खुल्द है मोमिन की आरजू, लेकिन ये खुल्द शौक भी मोमिन की आरजू भी फरेब, ये रंगो बू भी बहारों के काफिले भी फरेब, ये क्या कि शाम भी सितारों के काफिले भी फरेब, निगाह नाज भी क़ुर्बत भी फासले भी फरेब, माशाल्लाह। बस एक इश्क मोहम्मद है दौलत ईमा, तमाम दैर है बाकी गुमान व वहम व सराब। वाह। मैं बेअदब से ही लेकिन हुसैन साकिब हूँ, वाह। कहूँ तो किस तरह अहवाल शौक़ व हाल खराब, सलीका कोई तो बतला दे लब कुशाई का, सिखा दे कोई तो इजहार शौक़ के आदाब। वाह। और आगे मैंने किसी एक मशहूर शेर उसकी तज़मीन की है कि बयां तो कर दूं मैं दिल की हिकायतें, लेकिन जी। हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, वाह। हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। अच्छा सर ये बताइए, आप जैसे अभी नातिया कलाम पढ़ रहे थे तो मैं साथ सुनने के साथ साथ ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जब इतनी ऐसी बारगाह में जब नजराना अकीदत पेश करते हैं तो एक तो अपने दिल में बंदे को ये हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि कोई ऐसा लफ्ज़ अदा ना हो जो बारगाह रिसालत के मुकाम से नीचे ना हो, तो कभी कोई आवाज़ का एहसास रहता है साथ साथ जो गाइड करती रहे, कभी ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल करता है। अच्छा लेकिन देखे ना, अगर आपने अपने यानी उसको ट्रेन ही इसके हिसाब से किया है तो आमतौर पे फिर आता ही नहीं है। आपके ऊपर जो लफ्ज़ या मिसरा आता है ना वो ऐसा होता ही नहीं है कि जो यानी अदब की हदूद से बाहर, यानी वो पहले से फिल्टर होके आ रहा है। फिल्टर होके आ रहा है। बस मैं आपको बताता हूँ कि मैं लास्ट नवंबर में जी जी मैं उम्रा कर रह गया, जी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही शुरू हो गया काम। अच्छा माशाल्लाह। मैं एहराम नहीं बांधा था क्योंकि मैं आमतौर पे मदीने से होके जाता हूँ, जी ठीक है। तो लेकिन कलाम शुरू हो गया, नज़ूल आमद शुरू हो गई। जी जी आमद। किस शान से ये मस्त खराम आते हैं, अच्छा वाह। देखो अपने आप को कह रहा हूँ, जी जी किस शान से ये मस्त खराम आते हैं देखो, सुल्तान मदीना के गुलाम आते हैं देखो, वाह। सरशार तमन्ना के ही चर्चे हैं सरे अर्श, सरशार तमन्ना के ही चर्चे हैं सरे अर्श, हाँ मुझ पे मलाइक के सलाम आते हैं देखो, वाह और बांधेंगे दुरूदों को ही अब रखते सफ़र में, बांधेंगे दुरूदों को ही अब रखते सफ़र में, कैसे ये खजीने मेरे काम आते हैं देखो, और है कौन खुदा जाने पसे पर्दा अफलाक, है कौन खुदा जाने पसे पर्दा अफलाक, बस चांद सितारों के प्याम आते हैं देखो, और खुमखाना उल्फत है दरे शाह मदीना, खुमखाना उल्फत है दरे शाह मदीना, क्या क्या न छलकते हुए जाम आते हैं देखो, और जो अहरमनी मेरे ताक़ुब में थे साकिब, किस हाल में बेनैले मराम आते हैं देखो। आप फरमा रहे थे आप मदीना पाक से जाते हैं। हाँ जी, मदीना से फिर मैं जाता हूँ क्या कहते हैं मक्का, लेकिन ज़्यादा क़याम मैं मदीने में ही तरजीह देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मतलब अच्छा इस दफ़ा मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। पहले तो मैं जाता था ना, पुराना जब रश नहीं होता था जी। तो यानी वो जो रियाजुल जन्ना है जी जी। उसमें बैठे रहते सारा दिन, क्योंकि मैं जाता, मैं और मेरी बीवी जाते ही थे हज के फ़ौरन बाद जब खाली होता था जी। तो हर वक्त सलाम वहीं खड़े होते थे। अब तो हालात इतने बदल गए हैं कि अब तो रास्ता ही नहीं मिलता, और अब उन्होंने बंद कर दिया है, उस पर आपको बारी लेनी पड़ती है, टोकन लेना पड़ता है। लेकिन यह है कि नबी करीम की हाज़िरी जो है वो अभी भी है, लेकिन बहुत रश होता है। तो मैं फिर फजर के बाद उस दरवाजे से दाखिल होके, क्योंकि वैसे तो वहाँ आना बड़ा मुश्किल है, तो बस वह कैफियत होती है वो मैं बयान नहीं कर सकता, वह एक ही ज़बान से निकल होता है, अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम, बस कुछ पता ही नहीं होता, और आंसू निकल रहे होते हैं, और करते 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 मतलब दूसरे दरवाजे से बात कर रहे हैं। मेरा सर मैं चूँकि उधर रहा हूँ सऊदीया में ना 2 साल, तो हर वीकेंड पे चले जाते थे मदीना पाक,
मुझे जो तजर्बा हुआ मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ उस हवाले से, फिर सवाल भी है आपका कि जब आप चले जाते हैं ना वहाँ, हाज़िरी आपकी पहली दफ़ा भी होती है, तो वो पहले वाला उधर ही रह जाता है। हाँ, वो फिर नया अता करके भेजते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर हाज़िरी में अपग्रेड होते हैं आप। हाँ बिल्कुल। और फिर वो पुराना ले लेते हैं और नया नहीं, अता बड़ा करते अच्छा जुमला लिखा था लब्बैक में मुफ्ताज मुफ्ती ने हैं। जी जी। कि जैसे आपको बाहर निकल के जूते नहीं मिलते अपने, नहीं मिलते हैं। हाँ, नहीं मिलते। कहते बहुत से लोगों की जो बुजुर्गी, जो उसकी फजीलत वो खत्म हो चुकी होती है और बाहर निकल के वो नहीं मिलती। और बहुत से लोग जो गुनाहगार होते हैं बाहर निकलते हैं तो वली होते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, यानी वो फिल्ट्रेशन वाला मुकाम है। हाँ फिल्टर होके लोग जा रहे हैं, या कुछ सारा कुछ दे के जा रहे हैं, हाँ, या कुछ भी फिल्ट्रेशन से ज़्यादा प्योरिफिकेशन हो जाती है। प्योरिफिकेशन एग्जैक्टली, कि या जो कुछ होता है वो दे के जा रहे होते हैं, या खाली आ जा रहे होते हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे होते हैं। तो वो बड़े मुकामात ऐसे हैं, अजीब हैं। मैं समझता हूँ कि नात लिखने की जो फजीलत है ना, ये अता होती है, कोशिश का काम नहीं है। और ये इस तरह सीरत पे लिखने का काम है। तो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने कहा कि सीरत पे एक लफ्ज़ भी लिखने की जिसको सादत मिल जाए उसकी आखिरत महफूज हो जाती है। ऐसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बाकी अशार जो हैं आपके, उसकी नौयत डिफरेंट भी है, उनमें से कुछ सैम्पल आप अपने पसंदीदा गज़ल या अशार जो भी आपको मुनासिब समझें। चलिए मैं आपको बस ये तो ना कहें कि अपना पसंदीदा, तो ये तो शायर के लिए तो हर लफ्ज़ उसका पसंदीदा होता है। कुछ जो होता है ना, कुछ लादी होती हैं, छोटा ज़्यादा प्यारा है, बड़ा ज़्यादा प्यारा, इस तरह से कुछ अशार भी ऐसे ही होते हैं। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि वो जो मैं आपको सियासी मज़ामत कहा था, जी जी जी। ऐद इस्तबदाद में ही सब के सब मारे गए। ऐद इस्तबदाद में ही सब के सब मारे गए, मेरे जिंदा लफ्ज़ सारे ज़ेरे लब मारे गए। जो नवाहे चश्मे सीमाब में मामून थे, वो सवादे शब में आकर बेसबब मारे गए। ताजपोशी की सियासत का यही दस्तूर था, मुंतखब तो बच रहे ना मुंतखब मारे गए। एक सहर की रोशनी ने जावेदां हमको किया, जितने जुल्मत ज़ात थे वो शब के शब मारे गए। और आशिकी की रह गुज़र में हर किसी का काम क्या, इसके रास्ते में फ़कत आली नसब मारे गए। और बात ये साकिब किसी दिन सामने आ जाएगी, कितने सूरज किसके हाथों और कब मारे गए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपकी बातें सुन के तो मैं सवाल जेहन में आता है कि आप भी थी कब लिख रहे हैं। असल में मैं शुरू की थी लज़्ज़त आशनाई के नाम से। जी जी। लेकिन शेर का तो आपको एक सहूलत है जी जी कि आपको बाजार जा रहे हैं तो रास्ते में कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, उसके लिए बैठना पड़ता है। उसमें मैंने कुछ फ़ौज के बारे में लिखा, जो मैंने 3 महीने की आर्मी अटैचमेंट की थी। जी। वो अब मैं नहीं उसको सामने ला सकता क्योंकि वो बिकेगी नहीं अब, लेकिन जब मैं वो आई थी सोशल मीडिया पे तो लोगों ने बड़ा पसंद किया था। जो जिन लोगों से मेरा हुआ ज़िंदगी में चलते चलते आशनाई हुई, जो उनका इम्पैक्ट था, वो मैंने बहरहाल लिखा है कुछ ना कुछ, वो मैं आपको किसी वक्त दिखा भी दूंगा। तो दोस्तों का इसरार तो यही है कि उसको मुकम्मल किया जाए, तो वो मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए वक्त भी चाहिए, उसके लिए मेहनत भी चाहिए। हाँ नहीं, आप मेरा ख्याल में मेरी आजिज़ाना राय तो यही है कि अल्लाह का नाम लेके करें। और क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड गुजरा है पिछला, उसमें एक्सपीरियंस भी है, स्ट्रगल भी है, ब्लेसिंग्स भी हैं। तो इतनी सारी स्ट्रगल और ब्लेसिंग्स की कम्बिनेशन के साथ ये जो लेगेसी आपकी अपनी है लाइफ की शक्ल में, ये आगे नस्ल तक मुंतकिल होनी चाहिए। शेर को पढ़कर उसकी तह में उतरने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और ये बड़ा मुश्किल फ़न होता है जब तक अता ना हो। नसर से ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मेरी तो अपनी ये रिक्वेस्ट होगी कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मेरे ख्याल में अब मेरा जो काम है प्रोफेशनल, वो अब इतना नहीं है, तो मुझे वक्त निकालना पड़ेगा। ख़ास तौर पे आपके पास ये मलिका है कि आप अपने कहते हैं ना जो थ्योरी है उसको एप्लीकेबल। हाँ ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने।
और इसके आपके इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले हैं उनमें मैं भी हूँ, तो हम भी हाजिर हैं। आपके पास टीम पहले से है, हाँ ठीक। सिर्फ ये है कि हमने अब आपको मिल के मोटिवेट करना है, हाँ बिल्कुल वाले भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे पास इसका टूटा फूटा तजर्बा मैं है, आपको नमूना थोड़ा सा भेजूंगा। वैसे मैंने एहसान दानिश साहब के बारे में लिखा, शायर मजदूर से वाबस्ता कोई यादें, अच्छा, वो आपको भेजूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भी मैं क्या लिखूँ। ज़िंदगी में जितने भी लोग गुजरे जिनकी आपने याददाश्तों में अपना जिक्र किया है, सबसे ज़्यादा या कह लीजिए सबसे गहरा असर डालने वालों में कौन है और क्या असर डाला है? असल में बात पता क्या है, जी जी मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोग जो है वो मिले। जी बचपन में जी लोग मिले, बचपन में बाज़ मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद फ्रस्ट्रेशन बहुत थी, कुछ लोग पैसे लेके भाग गए, कुछ लोग वैसे मिलने से जी जी कुतराने लगे। तो ये उस वक्त की बात है जब मैंने मैट्रिक पास किया था, कॉलेज में नया गया था। तो उस वक्त मेरे बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। मुझे शायरी से ये हुआ कि वो मुझे एक आउटलेट मिला, वरना शायद उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से शायद मैं कुछ और बन चुका होता। फिर कॉलेज में मेरे एक उस्ताद थे, कौसर साहब इस्लामिक कॉलेज में लाहौर में, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा शफकत का। माशाअल्लाह। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी असातिज़ा थे, यूनिवर्सिटी में भी असातिज़ा थे, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े अच्छे लोग मिले, जो जिसका मुझ पे मेरे बड़ी सुहानी यादें हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, मेरा एक उसूल है कि मैं बुरी याद जो है वो डिलीट कर देता हूँ अपने ज़ाती सुकून के लिए, पर्सनल पीस के लिए। माशाअल्लाह। तो लोगों की अच्छी यादें जो है वो हैं मेरे साथ। तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े अच्छे लोग मिले, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे बुरे लोग भी मिले, लेकिन बुरे लोग कहते हैं ना, मिलते हैं तो वो सबक दे के जाते हैं, बल्कि उससे अच्छे लोगों की कदर जो है वो बढ़ जाती है उससे। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वो हर फील्ड में मिले, मतलब रिटायरमेंट के बाद में मिले, बहुत लोग मिले मुझे। अब वो जैसे उस जालिम ने कहा था कि नहीं याद किसको कहाँ छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखें ना, आपने अपने अशार में नातिया कलाम भी रखा है और आमतौर पे शुरू भी वहीं से करते हैं। जब आप नसर में लिखेंगे तो आपके मदीना की जो यादें हैं, वो कैफियत, वो ऐसी नायाब चीज़ें होती हैं। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा तो यही है कि जब आप मस्जिद नबी में होते हैं ना, तो एक लाडले बच्चे की तरह होते हैं। ये एहसास होता है कि उधर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जब भी थोड़ा सा देखिए, वहाँ के लोगों का आपके साथ जो रवैया होता है वो भी वैसे ही होता है। बिल्कुल। मक्के में बहुत बदतमीज़ी होती है, मक्के का शुरता बहुत बदतमीज़ है, मदीने में बहुत तमीज़ से आपसे लोग मिलते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, मैं ना कोई वो टिपिकल मुसलमान गुनहगार आदमी हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ। मैं मौलवियों वाला मुसलमान बिल्कुल नहीं हूँ। मौलवियों के बस में हो तो ये कहें कि इसको दो करो सबसे पहले डाल दो, लेकिन मेरा जो ये नहीं मज़हब है ना, वो इश्क़ नबी है माशाअल्लाह, और मुअद्दत है उनके जो औलाद है आगे, माशाअल्लाह, आले बैत जो है, वो जो उसने सुनाया ना इनकबत कि मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। बिल्कुल। तो मेरा बस वही सिलसिला है, वे यही निस्बत है कि भी मैं भी मुअद्दत रखता हूँ नबी करीम की औलाद के साथ, नबी करीम के साथ। ये की पहचान काफ़ी है। हाँ, तो बाकी मौलवी जो है वो, अच्छा मैं बाज़ कल कुछ लोगों के नज़दीक में गुस्ताख भी हो जाता हूँ, लेकिन मैं बड़ा सीधा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात हूँ, मैं अहले तशय्युई नहीं हूँ। मेरी एक ज़बरदस्त सुन्नी घर में मेरी परवरिश हुई है, माशाअल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब नबी की औलाद के साथ आपकी मोहब्बत और मुअद्दत नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वो नबी ने कहा था ना कि मैं किताब छोड़ रहा हूँ, अपने आले बैत तुम्हारे लिए छोड़ कर जाऊँ। और असल सुन्नियत भी यही है। हाँ, अहले बैत के बगैर तो इस्लाम भी आपका पूरा नहीं होता। हाँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली मुलाकात थी, इसको हम यूँ कर लेते हैं एपिसोड 1, और हम यूँ करेंगे कि एपिसोड 2 आपकी किताब के साथ रखेंगे। अच्छा, वो बहुत, ये दिस इज अ टॉल ऑर्डर। नहीं, दिस इज अ टॉल ऑर्डर। नहीं, मैंने तो कहीं ना कहीं अपना ये कहते हैं ना रिश्ता ताल्लुक बना के रखना, तो मैं वो गांठ लगा रहा हूँ। हाँ, ठीक, किताब वाली। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप जब हाजिर होंगे तो उम्मीद है कि प्रोसेस में होगी, और या लिखने के प्रोसेस में होगी या प्रिंटिंग के प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है। एक पब्लिशर ने मुझसे कहा था जी कि हमसे ये छपवाएं, तो मैंने कहा मेरा वादा है कि मेरा तीसरा जो किताब होगी, चौथी बल्कि, वो नसर की किताब है, और वो मैं आपसे छुपाऊंगा। तो वो भी वादा पूरा करना है, और अब आपने भी बांध लिया। हाँ, वो देखिए ना, एक तो आपका है आपके तजुर्बात ज़िंदगी में किन किन से मिले,
तो वो पाकिस्तान का सकाफ़ती और तारीख़ी विरसा है। हाँ, एक है आपकी रूहानी और मदीना पाक की निस्बतों से, हाँ। वो आपका दीनी और रूहानी विरसा है। ये दोनों कलम बंद करके ना तो ये नस्ल दर नस्ल काम आने वाली चीज़। आप इससे पहले कि बंद करें जी इसको, कैमरे को, मैं आपको एक हमदिया भी कलाम सुनाना जी, चाहता जी, हूँ। जी। और ये मेरा जो है ये भी वहाँ पे मक्के में माशाअल्लाह, काबा शरीफ में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन है जिसको रवा है सजदाए जिन्नो बशर, कौन है जिसकी है मेरे हाल पर हर दम नज़र, कौन है इस दिल पे जिसकी हुक्मरानी है सदा, कौन है जो है हमेशा से मेरा दर्द आशना, एक उसी के वास्ते झुकती है ये दिल की जबीन, ज़ात अक़दस जो हरीम लामकां की है मकीन, और उसी के फैज़ से दिल है हरीम लामकां, जी जी। बस उसी के इश्क में डूबा हुआ है ये जहां, और मेरी हर धड़कन उसी के जूद की मोहताज है, दिल में वो धड़के यही तो इश्क की महराज है, और थक के गिरने वाले को मजबूत बालों पर दिए, मेरी उम्रे रायगां में रंग कैसे भर दिए, एक गज़ल के 5 शेरों की तरह है ज़िंदगी, मतलाओ मक्ता उसी के फ़न की है जादूगरी, ये जो है बैतुल गज़ल ये उसका ही एजाज़ है, हर घड़ी हर पल जो मेरा मुनसो दमसाज है, ढूंढने निकलो तो एक दिन बेहिजाब हो जाएगा, लाख पर्दे में सही वो बेनकाब हो जाएगा। वाह, आपकी गज़ल से ये हमदिया जो है हमद जो है आपकी, उससे मुझे आइडिया हुआ वादतुल वजूदी है। हाँ जी। क्योंकि आपके अशार में जो माना है ना, हाँ, वो ये है कि उसका वजूद हर तरफ है, हाँ, हर तरफ, हर पर्दे के पीछे वो है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ऐसे ही। तो भाईजान बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात। बहुत मेहरबानी।